मान लीजिए एक समीकरण या इक्वेशन है 7 गुणा x 7 टाइम्स x बराबर है इज इक्वल टू 14। इस समीकरण को हल करने से पहले आप जरा ये सोचें कि इसका अर्थ क्या है। 7x बराबर 14 ये समान है इसके कि 7 गुणा x। इसे इस तरह लिख लेते हैं 7 टाइम्स गुणा x को ऑरेंज रंग से लिखता हूं। 7 गुणा x बराबर है 14 के इज इक्वल टू 14। इसे तो आप मौखिक रूप से हल कर लेंगे। 7 का टेबल याद होना चाहिए। 7 गुणा 1 होता है 7, तो ये तो ठीक नहीं होगा। 7 गुणा 2 होता है 14, तो 2 यहां सही उत्तर है। तो इस तरह आपने इसको हल कर लिया। आपने अलग अलग संख्याएं लेकर कोशिश की और उत्तर मिल गया जो कि है 2। लेकिन इस वीडियो में हम इन समीकरणों को नियमानुसार हल करना सीखेंगे, क्योंकि आगे चलकर ये समीकरण जटिल होते चले जाएंगे। तब आप उन्हें इस तरीके से मौखिक हल नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है क्रमानुसार हल करना, इन्हें सीखा जाए। उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये जानना ये क्या दर्शा रही हैं। जैसे ये समीकरण है 7 गुणा x बराबर 14। बीजगणित में हम गुणा या टाइम्स लिखते नहीं हैं। जब आप दो संख्याओं को साथ साथ लिखते हैं या किसी संख्या के चरांक से पहले लिखते हैं इस तरह, इसका मतलब ये गुणा हो रहे हैं। शॉर्ट हैंड नोटेशन। और सामान्य तौर पर गुणा के चिन्ह का प्रयोग भी नहीं किया जाता, क्योंकि x आम तौर पर अलजेब्रा में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला चरांक है, वेरिएबल है। यदि मुझे लिखना है 7 गुणा x बराबर 14 और मैं गुणा का चिन्ह प्रयोग करूं, तो कोई इस x को गुणा समझ सकता है या गुणा को x पढ़ सकता है। इसलिए सामान्यतः समीकरणों में, विशेषकर जब उनमें एक चरांक x हो, तब यह गुणा का चिन्ह प्रयोग में नहीं लाया जाता। आप कुछ इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। आप एक डॉट या बिंदु प्रयोग कर सकते हैं जो गुणन को दर्शाएगा। तो 7 गुणा x बराबर 14। वैसे इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता। यदि कोई संख्या गुणा हो रही है चरांक से, तो आप लिखेंगे 7x। इसका मतलब 7 गुणा x ही है। तो ये समझने के लिए कि इस समीकरण को हल करने के लिए इसमें क्या फेरबदल करेंगे, आइए देखते हैं। तो 7 गुणा x ये क्या है? देखिए यह समान है। इस समीकरण को दोबारा लिखता हूं, मैं इसे लिखूंगा समझाने के रूप में। तो 7 गुणा x, इसका मतलब है कि x स्वयं से जोड़ा जा रहा है, ऐड हो रहा है 7 बार। यही तो परिभाषा है गुणन की। तो ये है x जमा x जमा x जमा x जमा x, अभी ये 5 बार हुआ है, जमा x। तो इस प्रकार यहां पर है 7x, जो व्यक्त कर रहे हैं इस 7x को जो यहां पर है। ये इस प्रकार है 7x 7x। तो इस समीकरण के अनुसार 7x बराबर है 14 के, तो इसका मतलब ये बराबर है 14 के। यहां पर मैं 14 वस्तुएं बनाता हूं, तो शुरू करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारा मतलब है 7x बराबर है 14 वस्तुओं के। ये दोनों तुल्य कथन हैं, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। मैंने यहां ड्रॉ इसलिए किया कि आप समझ सकें कि क्या होता है जब हम दोनों पक्षों को भाग देते हैं 7 से। मैं इसे यहां से मिटा देता हूं। तो जो सामान्य तरीका है, ओफो ये गलत हो गया, मैं पहले आखिरी 0 को फिर से लिख दूं। तो सामान्य तौर पर जब हम समीकरण हल करते हैं जहां एक गुणांक गुणा हो रहा है चरांक से, यानी कोई संख्या और चरांक गुणा हो रहे हो, मतलब गुणांक कोएफिशिएंट गुणा वेरिएबल यानी चरांक बराबर हो किसी संख्या के, जैसे स्थिति में तो डिवाइड करते हैं दोनों पक्षों को 7 से, या विभाजित करेंगे दोनों पक्षों को गुणांक से। तो यहां अगर डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों को 7 से, तो क्या प्राप्त होगा? 7 गुणा कोई वस्तु डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो प्राप्त होगी वही वस्तु। 7 कैंसिल हो जाएंगे और 14 भाग 2 होता है 2। तो हमारा उत्तर है x बराबर है 2। x इज इक्वल टू 2। आपके लिए मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट कर दूं कि जब हम दोनों पक्षों को विभाजित करते हैं 7 से, तो हम वस्तुतः ऐसा करते ही हैं, क्योंकि यह समीकरण है जिसके अनुसार यह पक्ष बराबर है इसके। जो भी हम बाएं पक्ष में करेंगे वही हमें दाएं पक्ष में भी करना होगा। देखिए अगर शुरुआत में ये बराबर थे, तो अगर मैं एक पक्ष में कुछ भी करता हूं तो ये समता नहीं रहेगी। ये दोनों समान थे। तो यदि मैं विभाजित करता हूं बाएं पक्ष को 7 भागों में,
मैं इसके 7 ग्रुप्स बना देता हूं। यहां है 7x, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स। तो अगर बाएं पक्ष को 7 समूहों में बांटा है तो दाएं पक्ष को भी 7 ग्रुप्स में विभाजित करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर ये पूरा बराबर है इस पूरी वस्तु के, तो इनके ये छोटे खंड जो अभी विभाजन से बने हैं, ये 7 खंड, और ये 7 खंड भी तुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो ये खंड बराबर हैं इस खंड के, और इसी तरह ये वाला खंड बराबर है इस खंड के। तो ये तो सभी खंड इक्विवेलेंट हैं, 7 खंड इस पक्ष में है, 7 इस पक्ष में है। तो प्रत्येक x बराबर होगा इन दो वस्तुओं के। तो हमें प्राप्त हुआ x बराबर है। इस स्थिति में हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। यहां दो वस्तुएं हैं, x बराबर है 2। अब कुछ और उदाहरण हल करेंगे ताकि आपको यह अभ्यास हो जाए कि जब भी किसी समीकरण को हल करते हैं तो जो क्रिया समीकरण के एक पक्ष में करेंगे वही दूसरे पक्ष में भी करनी होगी। तो थोड़ा नीचे की ओर चलते हैं। तो मान लीजिए कि इक्वेशन है, समीकरण है 3x बराबर है 15। एक बार फिर आप इसे भी मौखिक या जुबानी हल कर सकते हैं। यहां है 3 गुणा कोई संख्या बराबर है 15 के। 3 की टेबल याद हो तो इसका उत्तर प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर इसे नियम के अनुसार हल करना है और सिस्टमेटिकली हल करना ही उचित है, तो ये जो बाएं पक्ष में है बराबर है दाएं पक्ष में जो है उसके। मुझे अब ऐसा क्या करना चाहिए कि बाएं पक्ष में केवल x रह जाए? इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। ऐसा करना मैं इसलिए चाहता हूं कि 3 गुणा x को भाग देंगे 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास शेष बचेगा x। अब 3x बराबर था 15। अगर हम भाग देते हैं बाएं पक्ष को 3 से तो समता बनी रहे, इसके लिए हमें दाएं पक्ष को भी विभाजित करना होगा 3 से। तो अब हमें क्या प्राप्त होगा? यहां बाएं पक्ष में देखें, लेफ्ट हैंड साइड में बचा x, तो यहां लिखते हैं x, और दाएं पक्ष में 15 भाग 3 कितना हुआ? ये होगा 5। इट्स इक्वल टू 5। आप इस समीकरण को दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, हालांकि वो तरीका भी इस जैसा ही है। यदि मैं शुरू करूं 3x बराबर है 15, तो आप कह सकते हैं कि इस 3 को हटाने का एक और तरीका भी है। हम समीकरण के दोनों पक्षों को गुणा भी तो कर सकते हैं 1/3 से। तो अगर मैं दोनों साइड्स को गुणा करूंगा 1/3 से तो भी ये ठीक रहेगा। 3 गुणा 1/3 होता है 1। जब हम इस भाग को गुणा करेंगे तो 1/3 गुणा 3 होगा 1x। 1x बराबर है 15 गुणा 1/3 जो बराबर है 5 के, और 1 गुणा x होता है x, तो ये हो जाएगा x बराबर 5। और ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं, समान हैं। यदि आप दोनों पक्षों को भाग दें 3 से, वो तुल्य है, इक्विवेलेंट हैं दोनों पक्षों को 1/3 से गुणा करने के। और अब हम एक और प्रश्न लेते हैं जो थोड़ा सा कठिन है इनसे। इसमें हम वेरिएबल्स को थोड़ा सा बदल देते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 2y 2y प्लस 2y जमा 4 प्लस 4 जमा 4y बराबर है इज इक्वल टू 18। तो देखिए यहां ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यहां दिया है 2 गुणा कोई वस्तु जमा 4 गुणा कोई वस्तु बराबर है 18। तो थोड़ा मुश्किल है ज्ञात करना कि वो संख्या क्या है। आप कोशिश करके देखें। मान लीजिए y है 1, तो ये होगा 2 गुणा 1 जमा 4 गुणा 1। नहीं, ये तो सही नहीं है, इसे सिस्टमेटिकली करते हैं। वैसे ट्राई करते रहेंगे तो उत्तर मिल सकता है। तो यदि मेरे पास 2 y's हैं, और इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब है 2y परस्पर ऐड हो रहे हैं, तो ये होंगे y जमा y, और इसमें जोड़ रहे हैं हम 4y, तो इसमें ऐड हो रहे हैं 4y जो है 4y जो परस्पर ऐड हो रहे हैं। तो ये है y जमा y जमा y जमा y, और ये सब बराबर है 18 के। तो ये सब बराबर हैं 18 के, दैट इज इक्वल टू 18। तो अब यहां लेफ्ट हैंड साइड में कुल कितने y हैं? कुल कितने y हैं ये हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 y हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6y बराबर है 18,
उम्मीद है कि आपकी समझ में आ रहा है। ये जो यहाँ हैं 2y जमा 4y, ये कुल 6y हैं, तो 2y जमा 4y हुआ 6y। मान लीजिए आपके पास 2 सेब हैं और 4 सेब हैं, तो इसका मतलब आपके पास 6 सेब हैं। इसी तरह 2y जमा 4y हुए 6y और ये बराबर है 18 के, इक्वल टू 18। और इसके आगे तो हल करना आसान है। यदि यहां 6 गुणा x बराबर 18 है और यदि इस समीकरण के दोनों पक्षों को डिवाइड करें 6 से, तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे 6 से, बाएं पक्ष को भाग देंगे हम 6 से और राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेंगे 6 से। हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू, y बराबर है 3। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। इक्वेशन की यही एक विशेषता है कि आप अपने उत्तर के सही या गलत होने की जांच कर सकते हैं। देखते हैं, 2 गुणा 3 2 टाइम्स 3 जमा 4 गुणा 3 बराबर है किसके? 2 गुणा 3 ये यहां पर है, ये हुआ 6 और 4 गुणा 3 होता है 12 और 6 जमा 12 बराबर है 18 के। इसका मतलब हमारा उत्तर ठीक है।